वेलकम टू जीके करंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का मेगा टेस्ट लेके आ चुका हूं, जिसमें आप लोगों का टोटल कितना क्वेश्चंस रहेगा। टोटल आप लोगों को 50 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। और हाँ, हर सैटरडे साइंस का मेगा टेस्ट होता है एंड संडे जीके का मेगा टेस्ट होता है। साइंस के मेगा टेस्ट में 50 क्वेश्चंस लाया जाता है एंड जीके के मेगा टेस्ट में 100 क्वेश्चंस लेके आया जाता है। और ये आपके एकदम सिलेबस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं यदि आप नेवी एमआर के लिए प्रिपरेशन करते हैं। इससे अच्छा प्रैक्टिस आपको कोई यूट्यूब में नहीं कराएगा, क्योंकि यह एक सही ढंग से क्वेश्चन जैसे आपके एग्जाम्स में आते हैं उसी पैटर्न के क्वेश्चंस को लिया जाता है। तो यदि आप नेवी एमआर की तैयारी कर रहे हैं तो यह टेस्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोड़ के मत जाइएगा। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आप रुकिएगा ज़रूर। तो चलिए, यदि आप लोगों ने जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। और हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका नाम है जीके करंट अफेयर्स पॉइंट। टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं एंड व्हाट्सअप में जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर में आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ऐड कर लूँगा। एंड आपको चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना है, जिससे क्या होगा कि आपको डेली वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल पाएगा। और इसके पहले मैंने देखिए क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन धाकड़ क्वेश्चन है, तो इसके पहले ही मैंने आपका कितना 11 मेगा टेस्ट करवा दिया है। 11 मेगा टेस्ट में अभी तक 800 प्लस क्वेश्चन हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो टेस्ट नहीं दिया तो कृपया करके आप वो टेस्ट दे दीजिए। यदि वो आपके लिए एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको प्रेशराइज कर रहा हूँ, वरना मैं नहीं बोलता। तो आपको देना है एग्जाम तो आप जान सकते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, पहला ही क्वेश्चन एकदम अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लायक है। यंग प्रतिष्ठातक का गुणांक का मानक ऐसा ही मात्रक क्या है? यंग मॉडुलस का ऐसा ही मात्रक क्या है? डाइन सेंटीमीटर, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए, यही सब क्वेश्चन होता है जो आपके एग्जाम्स में आपको बहुत कंफ्यूज कर देता है और आप लोग ये क्वेश्चन करके जाते नहीं हैं। याद रखिए, जो होता है आपको पहले इसका ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो यंग प्रतिष्ठा का जो मात्रक होता है, मतलब फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? ऊपर होगा प्रतिबल, ऊपर क्या होगा? प्रतिबल। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। प्रतिबल डिवाइडेड बाई क्या होता है? विकृति। नीचे क्या होगा? विकृति। तो याद रखिए, प्रतिबल का जो ये होता है वो क्या होता है? न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर, न्यूटन बाई में मीटर स्क्वायर। एंड विकृति का नहीं होता है। विकृति जो है कोई मात्रक नहीं होता है इसका, अर्थात जो इलास्टिसिटी का, इलास्टिसिटी प्रतिष्ठा को शायद इंग्लिश में इलास्टिसिटी या कुछ भी बोला जाता हो, यंग प्रतिष्ठा का जो मात्रक हो जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। क्या? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, E इक्वल टू क्या होता है? प्रतिबल डिवाइडेड बाई क्या होता है? विकृति। और विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए जो ऊपर प्रतिबल का मात्रक होता है वही जो मात्रक हो जाएगा यंग प्रतिष्ठा का। तो पहला ऑप्शन एकदम सी ऑप्शन एक्स का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युगों में से किन भौतिक राशियों के समान विमेय सूत्र नहीं है? तो देखिए, विमेय सूत्र का मैंने अभी अच्छा कॉन्सेप्ट क्लास अच्छे से नहीं लाया, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। एक दिन आपका वो कॉन्सेप्ट क्लास ला दूंगा। ऐसे फिजिक्स का फुल सिलेबस खत्म है, बट ये आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो देखिए, बल एवं दाब का, कार्य एवं ऊर्जा का, आवेग और संवेग का, भार एवं बल का। तो कौन सा जो दोनों का डायमेंशनल फार्मूला डिफरेंट है? ऐसा तीन जो है उसका डायमेंशनल फार्मूला सेम है और जो डिफरेंस है उसका आपको बताना है डिफरेंट किसका है। तो याद रखिए, बल और दाब का जो विमीय सूत्र है वो डिफरेंट है। तो चलिए आपको विमीय सूत्र बता देते हैं दोनों का क्या होता है। फोर्स का हमेशा याद रखिए, फोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए MLT-2। क्या होगा? MLT-2। यदि आपका बल का पूछे, फोर्स का हो गया। दाब क्या होता है? प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बाई एरिया होता है, आपको भी पता है। तो M, इसका डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ दाब का क्या होता है। ML इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। T का पावर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। यह किसका मैंने बताया आपको? दाब का। तो बल एवं दाब का विमीय जो है सूत्र सही नहीं है, जैसे कि आप भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बाकी जो है ना, कार्य ऊर्जा, आवेग संवेग, भार एवं बल, इन तीनों का सही, मतलब एकदम इक्वल है विमीय सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक खगोलीय इकाई संबंधित है। तो एक खगोलीय इकाई किससे संबंधित है? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी, या उपयोग में से कोई नहीं। देखिए, यही सब क्वेश्चन होता है एक धाकड़ क्वेश्चन। तो याद रखिए, एक खगोलीय इकाई जो है पृथ्वी एवं सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? कौन सी जो राशि है अविमीय? विकृति, श्यानत गुणांक, गैस नियंत्रक, प्लैंक नियंत्रांक।
आपको लास्ट में आपका मार्क्स बताना है कि आपको 50 क्वेश्चन में से आपका सही कितना हुआ, याद रखिए। तो चलिए इसका सही आंसर क्या है, बीमीय राशि है। कौन सी अबीमीय राशि है, तो विकृति जो है, विकृति वो एक अबीमीय राशि है, इसका कोई बीमीय सूत्र नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है। सदिश अदिश मैंने सब बताया आपको, संवेग, वेग, कोणीय वेग, द्रव्यमान। बच्चे यहीं फंसते, मुझको पता है आप लोग कहाँ फंसेंगे, इसलिए उसी टाइप के क्वेश्चन लाया जाता है। याद रखिए द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है। तो चलिए इसका डेफिनेशन आपको एक बार फिर बता देता हूँ। जिस भौतिक राशि में मात्रा तथा दिशा दोनों निहित होते हैं, मात्रा तथा दिशा दोनों निहित होते हैं, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है, वेग है, बल है, संवेग है, वेग है, बल है, संवेग है, कोणीय वेग है, ये सब एक सदिश राशि है और द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। अदिश राशि, अब देखिए अदिश राशि है तो सदिश के जैसे बता दिया, ऊर्जा, बल, आघूर्ण, संवेग, उपरोक्त सभी। तो अदिश राशि कौन सी है। अदिश राशि का डेफिनेशन वह होता है जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है। तो इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा ऊर्जा। ऊर्जा एक अदिश राशि है। और इसका और एग्जाम्पल देख लीजिए, चाल है, दूरी है, द्रव्यमान है, आयतन है, इत्यादि है अदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो कौन सी एक सदिश राशि है, संवेग है, दाब है, ऊर्जा है, कार्य है। आपको कराया क्यों जाना कि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कीजिए। तो फिर एक बार मैंने बता दिया सदिश राशि क्या है, जिसमें मात्रा, परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं और इनमें से दोनों किस में होते हैं, संवेग में दोनों होते हैं, वेलोसिटी में दोनों होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है। कौन सी एक राशि है जो सदिश राशि नहीं है। विस्थापन है, वेग है, बल है या आयतन है। देखिए आधे बंदे यहाँ कंफ्यूज होंगे, मुझे पता है आपका कमजोरी, इसलिए मैं आपका कमजोरी को बाहर करना चाहता हूँ निकाल के। आयतन, आयतन जो है कौन सी राशि सदिश नहीं है, आयतन जो है सदिश राशि नहीं है। मैंने आपको सदिश का डेफिनेशन बता दिया, बार बार डेफिनेशन नहीं बताना चाहूँगा, फिर एक बार देख लीजिए। जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है, अदिश राशि, अदिश राशि वह है, आयतन एक अदिश राशि है। आयतन क्या है, एक अदिश राशि। आयतन में क्या होता है, सिर्फ परिमाण होता है। और सदिश राशि क्या होता है, जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों हो। लेके 3 बार बता दिया आपको। निम्नलिखित में से सदिश राशि है, देखिए फिर यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे, मुझे पता है। वेग है, द्रव्यमान है, समय है, लंबाई है। तो देखिए आपको यहाँ 10 सेकंड का मैं समय दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को। फिर एक बार डेफिनेशन सोचिए, फिर एक बार आइए लाइन पे। मैंने क्या बताया था, जिसमें दिशा तथा परिमाण दोनों हो। समय में दिशा परिमाण दोनों नहीं है, द्रव्यमान में समय में नहीं है, लंबाई में दिशा परिमाण नहीं है। तो एक बचा वेग। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसमें दिशा परिमाण दोनों रहता है। याद कर लीजिए, दिल में बैठा लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, कुछ कीजिए बट कर लीजिए। आपके एग्जाम्स में आने वाला क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है। व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है, घनत्व, द्रव्यमान, आयतन, चाल। याद रखिए द्रव्यमान जो है एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है। द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान क्या है आपको पता है, नहीं है? तो चलिए बता देता हूँ। द्रव्यमान किसी पदार्थ का क्या है, द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह मूल गुण है जो उस पदार्थ के त्वरण का विरोध करता है। सरल भाषा में हम जानते हैं क्या है, द्रव्यमान से हमें किसी वस्तु का वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रति उसके आकर्षण या शक्ति का पता चलता है, उसे ही हम द्रव्यमान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपका धाकड़ क्वेश्चन, 20 हर्ट्ज से 20,000 बारबरता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है। अल्ट्रासाउंड है, इंफ्रासोनिक है, हाइपरसोनिक है, या श्रव या ऑडिबल ध्वनि है। तो देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ही आपको बताना है, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट क्लास में करा है। कॉन्सेप्ट क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है साइंस का, याद रखिए, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा।
इसको श्रव या ऑडिबल ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रव या ऑडिबल ध्वनि। सोनिक 20 हर्ट्ज से 20,000 के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनियाँ सामान्य मानव को सुनाई देती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? श्रव ध्वनि या ऑडिबल ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। तरंग का वेग, आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध क्या है? तरंग का वेग, आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध क्या है? अब कोई पूछेगा न्यूमेरिकल कहाँ से आते हैं? बस यही एक तरीका का न्यूमेरिकल है आपके एग्जाम्स के लिए, याद रखिए। और इसका मैंने न्यूमेरिकल का 40 से 50 फॉर्मूले करा दिए हैं और उसमें ये फॉर्मूला कराया है। देखिए, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बाहर नहीं जाने वाला है। इफ़ आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो तो, और मेरे सारे क्लासेस कर लिया तो v = n लैम्डा, तो आपको यहाँ पर ही बताने का कुछ ज़रूरी नहीं है। v = क्या होता है? वेग। n = क्या है? n आपको पता है आवृत्ति, और लैम्डा = तरंग दैर्ध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है। चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण ध्वनि तरंगों की तीव्रता कम होने के कारण उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, क्वेश्चन ऐसा कीजिए जो करने में भी मजा है, आपको खुद इंटरेस्टिंग लगता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने सुना भी नहीं होगा बहुत सारी जगहों से, इसलिए तो आपको कराया जा रहा है। तो इसका बिल्कुल सही सटीक जवाब है वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और कुछ इसमें बताने लायक नहीं है। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं देता क्योंकि चंद्रमा पर हवा नहीं है। क्या है? चंद्रमा पर हवा नहीं है। आवाज़ को जाने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है, आवाज़ को जाने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है, पर चंद्रमा पर तो हवा ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, एकदम अच्छे से समझा दिया आपको, आप कभी नहीं भूलेंगे। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है, क्योंकि चमगादड़ जो है अंधेरे में उड़ सकती है, क्योंकि अंधेरे में उसे साफ दिखाई पड़ता है, उसकी आँख पर प्यूपिल बहुत बड़ा होता है, वे अति तीव्र ध्वनि तरंग पैदा करते हैं जो उसका नियंत्रण करती है। कोई भी चिड़िया ऐसा कर सकती है। तो चारों ऑप्शन आपके समय है, 4 से 5 सेकंड का समय, ज़्यादा मत लगाइए, उससे ज़्यादा। वे अति तीव्र ध्वनि तरंग पैदा करती है जो उसे नियंत्रण करती है। चलिए, इससे ज़्यादा याद रखिए, चमगादड़ का ना आवृत्ति 1 लाख आवृत्ति तक प्रसव तरंगों को सुन सकती है। क्या? चमगादड़, याद रखिएगा। और चंद्रमा जो है ना, पराध्वनि तरंगों को उत्पन्न करती है। यह तरंग जब किसी वस्तु से टकराती है तो इन वस्तुओं से परिवर्तित होकर पुनः चमगादड़ द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही आपको बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा यह क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लेवल से ज़्यादा है, बट ये देखिए आपको इससे नॉलेज में कुछ प्राप्ति होगी। चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए ही उड़ता है। याद रखिए, चमगादड़ जो है टकराता नहीं है, लेकिन उड़ता जरूर है। इसका कारण क्या है? चमगादड़ों में इंफ्रासोनिक तरंगे निकलती है, या ठीक है, इसका ए और आर 2 चीज़ दिया है, एक इसका कथन दिया है, इसका रीजन दिया हुआ है नीचे कारण। ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। देखिए, ए और आर दोनों सही है। क्या? ए एवं आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। थोड़ा समय ले लीजिए। देखिए, ए सही है परंतु आर गलत है। चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए चलता है, तो इसमें कारण क्या है? चमगादड़ों में पैरासोनिक, मैंने ऊपर ही बताया, पैरासोनिक तरंगे निकलती है, ना कि इंफ्रासोनिक तरंगे। तो आर जो है, आर कथन कारण जो है यहाँ पर गलत दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वायु में ध्वनि चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? दाब बढ़ाकर ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगी? 664, 332, 166 या 100? याद रखिए, इसका सही जवाब 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगा। दाब दोगुना करने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्न द्रवों में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। किसमें करती है? स्टील में, वायु में, निर्वात में, जल में। याद रखिए, सबसे तेज स्टील में। ध्वनि तरंगे हवा की तुलना में स्टील के माध्यम में 17 गुना तेजी से यात्रा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। बादलों की जो बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण क्या है?
बादल ध्वनि तरंगों को रोक देता है, गर्जन बाद में उत्पन्न होती है, प्रकाश निर्वात में चल सकता है परंतु ध्वनि नहीं, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक है। चलिए ऑप्शन डी जो हो जाएगा, प्रकाश की जो चाल है ध्वनि की चाल से बहुत अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? 332 मीटर, 220 मीटर, 110 मीटर प्रति सेकंड या 232 मीटर प्रति सेकंड? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, मैंने बहुत बार कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से चलती है, ठोसों में, तरल में, गैस में, वात में? तो याद रखिए ध्वनि जो तरंगे है सबसे स्पीड कहाँ चलती है? तो यह कहाँ चलती है आपको भी पता है, तो ठोस में जो है सबसे अधिक स्पीड में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तरंग के समान होती है, कण के समान होती है, तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, तरंग एवं कण के असमान होती है? तो देखिए प्रकाश, इसका एकदम बिल्कुल सही सटीक जवाब क्या होगा? तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परिवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तक या प्रकाश का प्रकीर्णन? तो इसका बिल्कुल सही सटीक जवाब होगा प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्रकाश में ध्रुवण की घटना यह सिद्ध करती है कि तरंगे हैं केशातीक्ष्ण, प्रगामी, अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य? प्रकाश में जो ध्रुवण की घटना होती है वह क्या सिद्ध करती है कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो वह एक अनुप्रस्थ तरंगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सूर्य लगभग 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने में उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? किस दर से कम हो रहा है? इसका ऑप्शन आप लोग खुद देख लीजिए, मैं नहीं बता रहा हूँ। 4 ऑप्शन है, आप देख के आंसर कीजिए इसका। तो देखिए इसका बिल्कुल सही सटीक जवाब होगा 4 × 10⁹ kg पर सेकेंड, इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? गैलीलियो ने, न्यूटन ने, रोमर ने, माइकलसन ने? तो इसका सही सटीक जवाब होगा रोमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है हीरे में, पानी में, निर्वात में, हाइड्रोजन में? तो यह सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो यह सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है। 3 लाख कितना समथिंग होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की, ऐसा ही कुछ समथिंग होता है, बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति में क्या होती है? माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, वैसी ही रहती है या फिर सहसा गिर जाती है? तो माध्यम में तापमान की वृद्धि के साथ कैसी रहती है प्रकाश की गति? वैसी ही रहती है प्रकाश की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जल, कांच एवं हीरे में प्रकाश का चाल निम्न क्रम में होती है। तो जल, कांच एवं हीरो में प्रकाश की चाल किसमें कैसी होती है? आप ऑप्शन देख लीजिए, फिर आंसर मुझे बताइए। आपको समय दिया जा रहा है, क्वेश्चन जो समय देने वाला रहेगा उसमें समय दिया जाएगा। तो देखिए आई होप मैंने 10 सेकंड दे दिया। जल, कांच और हीरा में प्रकाश की जो चाल है वो निम्न क्रम से देखिए, सबसे ज़्यादा जल का होता है, फिर कांच का होता है, फिर हीरा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट, 8 सेकेंड, 1 सेकेंड, 100 सेकेंड? काफ़ी लोग यहाँ गड़बड़ करेंगे, काफ़ी लोग 90% बंदे गलत कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो देखिए लगभग कितना, 1 सेकेंड लगता है, 1 सेकेंड, 1.3 सेकेंड समथिंग लगता है पहुँचने में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इसलिए तो क्वेश्चन आज का धाकर है। सूर्य से रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? देखिए अब आप लोग सही दीजिएगा, 6 मिनट, 8 सेकेंड,
8 मिनट 4 मिनट। यहाँ भी बंदे गलत करेंगे, हमको पता है आप लोग सी मारेंगे ही मारेंगे, इसलिए तो ऐसा क्वेश्चन को लाए हूँ। मारिए मारिए सी मारिए। हाँ तो सी ही सही है, ऑप्शन सी 8 मिनट ही सही है। कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं आप लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कंफ्यूज हो जा रहे हैं ना। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें परमाणु हल्के होते हैं, उनमें गलनांक ऊंचा होता है। उपरोक्त सभी। तो देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही सटीक जवाब क्या है? उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या? उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, क्वार्ट्ज, गैलियम आर्सेनाइड। तो आपको जानने की बात यह है कि आपके एग्जाम्स में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं बता दूंगा यहाँ से। क्वार्ट्ज जो है वो एक अर्धचालक नहीं है। आपसे सिलिकॉन, जर्मेनियम या गैल्साइड पूछ लिया जाएगा कि इसमें से कौन, आपको 4 अर्धचालक जो नहीं है वो ऑप्शन में रहेगा। आपसे पूछा जाएगा अर्धचालक क्या है, तो याद रखिएगा सीलियम, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड एक अर्धचालक है। क्वार्ट्ज अर्धचालक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर 90% बंदे सही देने वाले हैं। तांबा है, लोहा है, एल्युमिनियम है, चांदी है, क्योंकि मैंने बहुत बार कराया है ना। चांदी जो है सर्वोत्तम विद्युत चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? इलेक्ट्रॉन करंट का केल्विन है, मोल है, कैंडेला है, एम्पियर है। 95% का जवाब सही होगा ये। तो इसका सही जवाब एम्पियर है। मुझे भी पता है आप लोग कौन सा सही करेंगे कौन सा गलत करेंगे। ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं लेकिन विशेष परिस्थितियों में जैसे उच्च ताप या अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं कहलाते क्या हैं? सुचालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ, अचालक पदार्थ, अर्धचालक पदार्थ। अब देखिए आप लोग यह क्वेश्चन में सब लुढ़क जाएंगे, सब लुढ़क जाएंगे इस क्वेश्चन में। तो उसको अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। समय दिया था आपको थोड़ा अच्छे से समझने के लिए। अति चालकता का लक्षण क्या है? उच्च पारगम्यता जो है वह अति चालकता का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताप के बढ़ाने पर चालकों पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन आप एक बार जरूर रीड कीजिए। वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि वैद्युत चालकता घटती है। वैद्युत प्रतिरोध घटता है जबकि वैद्युत चालकता घटती है। वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता दोनों घटता है या वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता दोनों बढ़ता है। तो वैद्युत प्रतिरोधकता बढ़ता है जबकि वैद्युत चालकता घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम प्रस्थान करेंगे। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि 4 ऑप्शन आपके समक्ष है। इसका गलनांक अधिक होता है, या सस्ता होता है, या बहुत टिकाऊ होता है, इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। तो ऑप्शन डी यानी इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है, इसलिए तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयुक्त की जाती है। आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है यदि वह होती है समान आवेश पर, समान धारिता पर, समान प्रतिरोधकता पर या समान विभव पर। मुझे पता है इसमें भी आप गड़बड़ करेंगे, सामान्य विभव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में किसके द्वारा बदला जा सकता है? फिल्टर द्वारा, रेक्टिफायर द्वारा, मोटर द्वारा, ट्रांसफार्मर द्वारा। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे बंदे सही देंगे जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं बहुत दिनों से, उनको इसका आंसर 100% आता है। मैं बोल रहा हूँ वो लोग गलत करेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कॉन्सेप्ट क्लास देखा है, टेस्ट दिया है। लगभग मैंने कम से कम 2000 प्लस क्वेश्चंस करा दिया है आप लोगों को साइंस में। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कराया है, इतना कोई नहीं करवाता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 95% से 90% क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इसका सही जवाब होगा रेक्टिफायर। इसके लिए मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग बहुत समझदार है ये सब क्वेश्चंस करने के लिए। इस सब क्वेश्चन को लेकर मुझे कोई टेंशन नहीं है।
वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो जाता है? जल में विलीन पदार्थ होते हैं, बॉयलर के अंदर निम्न दाब होता है, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, अग्नि अत्यधिक उच्च तापमान पर होती है। तो बॉयलर के अंदर क्या होता है? उच्च दाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लास्ट 10 क्वेश्चन चल रहे हैं। शीतकाल में, आप लोग सब गांव में रहते हैं ना, बहुत सारे लोगों को इसका आंसर पता होगा। शीतकाल में जो है हैंड पंप यानी जो चापाकल होता है घर में, चापाकल का पानी गर्म होता है क्योंकि यानी हैंड पंप शीतकालीन में हमारा शरीर ठंडा होता है अतः जल गर्म प्रतीत होता है। वाह। पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। वाह वाह। पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है जिससे जल गर्म हो जाता है। वाह। भीतर से जल बाहर निकलता और परिवेश में ऊष्मा का अवशोषण कर लेता। वाह, क्या ऑप्शन है। ऐसे क्वेश्चन कराने में बड़ा मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए बाकी चैनल में आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा। याद रखिए हैंडपम्प का जो पानी होता है सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रहता है, इसलिए फ्रिज की दरकार नहीं पड़ती है गाँव वालों को। हम भी गाँव में रहे हैं, मुझे भी पता है इसके बारे में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सर्दी के मौसम में बाहर का टेम्परेचर हैंडपम्प के पानी के टेम्परेचर से कम होता है और गर्मियों में बाहर का टेम्परेचर हैंडपम्प के पानी के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। तापमान के इस अंतर का मुख्य कारण क्या है? यह है कि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन बी एकदम सही जवाब होगा। पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। देखिए इससे अच्छा कौन समझाएगा आपको, आप बता दीजिए। एकदम आपको समझ में आ चुका होगा। ऐसा ही सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है? केल्विन है, डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेंटीग्रेड है, डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ जाएगा, तो आप तो उड़ा दीजिएगा क्वेश्चंस को, मुझे इतना उम्मीद है। उतना तैयारी रखते हैं, उतना उम्मीद करते हैं, इसलिए आप लोगों से उतना कराया है मैंने आप लोगों को। केल्विन इसका एकदम सही सटीक जवाब हो जाएगा। इफ़ मैं इतना करवा दिया हूँ तो आपसे भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप अच्छे मार्क्स लाए कम से कम, और सिलेक्शन लेके दिखाए मुझे बस। इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल और डिग्री सेल्सियस। देखिए ऊष्मा का पूछा है, कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, ये तीनों ऊष्मा का मात्रक है और डिग्री सेल्सियस ऊष्मा का मात्रक नहीं है। ऐसे ही सुनिए, एक बंदे ने मुझे मैसेज किया, सर इस बार मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, नेवी एमआर में जॉब लग जाएगा ना सर, मैं सर आपको एक फ़ोन गिफ्ट करूँगा सर, मेरा बस एग्ज़ाम क्लियर करवा दें। बोले भाई एग्ज़ाम तो आप ही को देना है, मुझे एग्ज़ाम नहीं देना है, बस मैं आपको अच्छे से करवा दिया हूँ, बस आपको क्लासेस देख लेना है अच्छे से। यदि आप प्रॉपर वे से क्लासेस देख लीजिए तो 90 से 95% क्वेश्चन सेम हो जाता है। एंड गिफ्ट का मुझे नहीं, गिफ्ट अभी नहीं चाहिए, बस पहले आप एग्ज़ाम क्लियर तो कीजिए। मेरा ये होप है कि मैं आप कोई बंदा एग्ज़ाम क्लियर करे पहले, उसके बाद कौन याद रखता है किसी को। तो आपका ऐसा ही मात्रक क्या है? केल्विन है, सेल्सियस है, सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट है। तो ताप का ऐसा ही मात्रक केल्विन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 जूल, 4.2 इंटू 10 का पावर 2 जूल, 4.2 इंटू 10 का पावर 3 जूल, 4.2 इंटू 10 का पावर 4 जूल। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन यदि एग्जाम में आए फिर आप गलत तो नहीं कर सकते ना। 4.2 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल एकदम सही सटीक जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जलप्रपात यानी आप वाटरफॉल की बात हो रहा है यहाँ पर। जलप्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या है? अधस्थल पर जल की स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है। अधस्थल पर पृष्ठ ऊष्मा उपलब्ध कराता है। गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाता है। गिरता हुआ जल परिवेश में ऊष्मा का शोषण करता है। सही जवाब होगा गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आज थोड़ा आपको ज़्यादा मतलब डिटेल्स में कुछ बता दिया, इसलिए समय ज़्यादा लगा, वरना समय इतना ज़्यादा नहीं लगता है। गर्मियों में ताप 46 डिग्री हो जाने पर भी ऊँट गर्मी में राहत महसूस करता है, कारण क्या है? देखिए यह क्वेश्चन आप लोगों ने सुना ही नहीं होगा। अरे सुनेंगे कहाँ से। रेगिस्तान पौधों को छाया में बैठकर, रेगिस्तानी पौधे के छाया में बैठकर क्या उसको ऐसा लगता है? अभी देखिए एक मैसेज आ रहा है जीरो की तरफ से कि आपका MB ख़त्म हो चुका है। ठीक है भाई, अभी आप जाइए, यहाँ क्लास चल रहा है। अपने शरीर के तापमान को 42 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाकर अपने शरीर में पानी का संचय कर उपरोक्त में से कोई नहीं।
अपने शरीर को ताप को 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, हर एक क्वेश्चन नया चैलेंज होता है आप लोगों के लिए। बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, शून्य हो जाएगा, तो घट जाएगा बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद आप लोगों को मार्क्स कमेंट में बताना है एंड एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जाएगा। गैस तापमापी जो द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होता है, क्योंकि गैस तापमापी द्रव जो होता है तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होता है कि विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसीलिए का प्रसार गुणांक वह अधिक होता है। हल्की होती है कि विशिष्ट ऊष्मा कम हो जाती है। क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, एक बार और रीड करिए फिर आंसर दीजिए। बहुत हार्ड क्वेश्चन है ना आप लोगों के लिए, हार्ड तो होगा ही है, सब इजी दे देंगे तो आप लोग तो सब क्वेश्चन सुना दीजिएगा। का प्रसार गुणांक वह अधिक होता है। आपके एग्जाम्स में भी सारे क्वेश्चन इजी नहीं रहेंगे, 2 से 4 क्वेश्चन टफ रहते ही हैं। बच्चा समझदार वही होता है जिसको आता है, और जिसको नहीं आता है वो छोड़ के आता है। नेगेटिव जो मारता है वो अच्छा पेपर देने के बाद भी उसका मार्क्स कम हो जाता है। इसलिए आता हो तो करिए, नहीं आता हो तो छोड़िए। लास्ट आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है आज का, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? 50 मार्क्स का टेस्ट हुआ। आप अपना मार्क्स जरूर कमेंट में बताएं, कम से कम इतना दया कीजिए कि मार्क्स बताइए, मुझे पता चले कि आपका लेवल क्या है। आज के प्रैक्टिस सेट में मुझे लेवल चाहिए, लेवल क्या रहा आपका, क्योंकि आज का जो प्रैक्टिस सेट है उसका लेवल मैंने अच्छा किया था, इसलिए मुझे आपका मार्क्स का लेवल भी जानना है। जय हिंद, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।